आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास पहला न्यूमेरिकल्स है वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर इक्वल टू 14 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप वोल्ट पर मीटर में स्थित क्षेत्र ए वेक्टर इक्वल टू 4 जे कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अब इस टाइप का अगर सवाल आता है तो ई वेक्टर और ई ए वेक्टर दिया हुआ है और संपूर्ण फ्लक्स का मान निकालना है। यह यूपी बोर्ड का पूछा गया सवाल है। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि कुछ जैसे कि संपूर्ण फ्लक्स फाई यानी संपूर्ण फ्लक्स गॉस के प्रमेय से, गॉस थ्योरम से, गॉस के प्रमेय से, गॉस के नियम से हम यह जानते हैं, गॉस का नियम है कि संपूर्ण फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर दिस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अब हमको संपूर्ण फ्लक्स निकालना है, तो संपूर्ण फ्लक्स फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है और संपूर्ण फ्लक्स फाई इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर सिंपली ये वाला फार्मूला या अप्लाई करेंगे। यहाँ पर यह डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट में कुछ बेसिक फार्मूला है, जैसे यूनिट वेक्टर यानी किसी भी यूनिट एकांक सदिश को उसी एकांक सदिश से डॉट प्रोडक्ट लेने पर हमेशा एक आता है। जैसे कि आई कैप डॉट आई कैप है, तो आई कैप डॉट आई कैप यह हो जाएगा एक के बराबर। क्यों? क्योंकि यही आएगा, अगर डॉट को हम ब्रेक करेंगे तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस ऑफ जीरो। मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप जो होता है इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप इंटू कॉस ऑफ जीरो। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये 1 इंटू कॉस जीरो वैल्यू 1 दिस इक्वल टू 1। तो यहाँ पर हमको यह पता है कि आई कैप डॉट आई कैप यानी यूनिट सदिश यूनिट वेक्टर का उसी यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट एक के बराबर होता है, यानी जे कैप डॉट जे कैप इक्वल टू 1, के कैप डॉट के कैप इक्वल टू 1। अब यहाँ पर अगला है आई कैप डॉट जे कैप, आई डॉट जे ये जीरो के बराबर होता है, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू कॉस ऑफ 90, आई जे के कैप जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, आई कैप जे कैप और के कैप यह एक दूसरे को के परपेंडिकुलर होते हैं। तो आई कैप और जे कैप के बीच में एंगल जो होता है, कोण जो होता है 90 डिग्री होता है, इसलिए कॉस 90 कॉस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू कॉस ऑफ 90 दिस इक्वल टू हो जाएगा जीरो के बराबर। कॉस 90 जीरो होता है तो जीरो हो जाएगा। तो आई कैप डॉट जे कैप इक्वल टू जीरो होता है और जे कैप डॉट के कैप इक्वल टू जीरो होता है और के कैप डॉट आई कैप इक्वल टू जीरो होता है। तो यहाँ पर अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। हमारे पास दिया हुआ है ई वेक्टर इक्वल टू 14 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप और ए वेक्टर जो दिया हुआ है 4 जे कैप मीटर स्क्वायर और इसका मात्रक है वोल्ट पर मीटर। तो संपूर्ण फ्लक्स जो होता है, संपूर्ण फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर यानी दिस और दिस डॉट 14 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप डॉट 4 जे कैप। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि आई कैप का जे कैप से मल्टीप्लाई आई डॉट जे
इक्वल टू 0 होगा, आई डॉट जे 0 होगा, जे डॉट जे 1 के बराबर होगा और के डॉट जे 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर केवल जे डॉट जे यही बचेगा और बाकी इस फार्मूले से हमारा 0 आ रहा है, आई कैप डॉट जे कैप 0। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 जे कैप इंटू 4 जे कैप, यानी 4 3 12, यहाँ पर आ जाएगा 12 और जे कैप डॉट जे कैप ये हो जाएगा 1 के बराबर। अब इसका मात्रक जो हो जाएगा वोल्ट, इसका मात्रक वोल्ट पर मीटर है, इसका मीटर स्क्वायर है, मीटर से मीटर कैंसिल हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट मीटर। इस प्रकार से यह हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर कोई भी सवाल इस टाइप का आता है तो हमको यह बेसिक चीज़ पता रहनी चाहिए और इसी के मदद से हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर मान लीजिए कि यहाँ पर इस 4 जे कैप की जगह पर 4 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 4 के कैप होता, तो आई कैप का आई कैप से मल्टीप्लाई होता, जे कैप का जे कैप से मल्टीप्लाई होता और के कैप का के कैप से मल्टीप्लाई होता। तो अब हमने इस पिछले न्यूमेरिकल में कुछ मॉडिफाई किया है, जैसे कि हम दूसरा केस यह भी देख लेते हैं कि आई कैप जे कैप के कैप इसमें भी दिया हुआ है, एरिया इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। तो यहाँ पर ई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा 14 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप वोल्ट पर मीटर, और एरिया जो दिया हुआ है, एरिया हमारा दिया हुआ है ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और यह इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर। तो हमको इस एरिया से गुजरने वाले संपूर्ण फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। तो गॉस के नियम के अनुसार संपूर्ण फ्लक्स जो होगा संपूर्ण फ्लक्स फाई इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर मतलब कि ई की वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है 14 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप डॉट आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। अब यहाँ पर सीधे सीधे आई कैप का आई कैप, क्योंकि यहाँ पर फार्मूला में हमने देखा है आई कैप डॉट आई कैप का 1 होता है, आई कैप डॉट जे कैप का 1 होता है, के कैप डॉट के कैप का 1 होता है, बाकी 0 हो जाते हैं। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0। तो यहाँ पर हम आई कैप का आई कैप से, जे कैप का जे कैप से, के कैप का के कैप से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसी की वैल्यू हमको मिलेगी, बाकी 0 हो जाएंगे। तो 14 आई कैप इंटू आई कैप, यानी 14 आई कैप इंटू आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाता है, या इसको और एक्सप्लेन कर सकते हैं 14 आई कैप डॉट आई कैप प्लस 3 जे कैप डॉट जे कैप, और प्लस माइनस या प्लस कर सकते हैं माइनस 5 के कैप डॉट के कैप, और बाकी के 0 हो जाएंगे। आई डॉट जे कैप 0 हो जाएगा, आई डॉट के कैप 0 हो जाएगा, जे डॉट आई कैप 0 हो जाएगा। मतलब कि अगर यूनिट वेक्टर जो हैं अलग अलग हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर आई कैप डॉट आई कैप 1 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 14 इंटू 1 14 प्लस 3 जे कैप डॉट जे कैप, यानी जे कैप डॉट जे कैप 1 हो जाएगा, बचेगा 3 प्लस माइनस 5 के कैप डॉट के कैप 1 हो जाएगा, तो माइनस 5 बचेगा। तो यह हो जाएगा 14 प्लस 3 यानी 17 माइनस 5, या माइनस 5 है तो माइनस 5 हो जाएगा, ब्रैकेट हटेगा तो यह आंसर हो जाएगा 12 और यूनिट लिखना जरूरी है, तो 12 वोल्ट मीटर, यह कुल फ्लक्स हमारा आंसर होगा।
तो इस प्रकार से अगर आई कैप ई वेक्टर हमको वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है और एरिया भी वेक्टर के फॉर्म में दिया हुआ है, तो संपूर्ण फ्लक्स का मान हम इस प्रोसेस से, इस विधि से निकाल सकते हैं। थैंक यू। अब हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है, किसी खोखले बेलन के भीतर एक आवेश रखा गया है और इसके वक्र पृष्ठ से जो फ्लक्स है वह दिया हुआ है और इसके समतल पृष्ठ से फ्लक्स का मान ज्ञात करना है। यह एक बेलन है, बेलन का ये जो पृष्ठ है यह समतल नहीं, वक्र पृष्ठ है। समतल पृष्ठ यह किनारे साइड का है और इस पृष्ठ में ये बेलन में दो समतल पृष्ठ हैं और एक वक्र पृष्ठ है, तो 3 पृष्ठ हुए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा खोखले बेलन का संपूर्ण फ्लक्स, यानी यहाँ पर अगर कोई चार्ज रखा गया क्यू चार्ज, तो उसके कारण जो फ्लक्स होगा, इसके कारण जो फ्लक्स होगा इस वक्र वाली सतह पे फ्लक्स परपेंडिकुलर होगा सरफेस के बाहर की ओर, चाहे इधर लेंगे चाहे इधर लेंगे, सब तरफ। और यहाँ पर जो फ्लक्स होगा वह इस साइड में होगा और इस जगह पर फ्लक्स बाहर की साइड में इस तरफ होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर φ1 फ्लक्स जाएगा, φ1, और एरिया इसका A है। चूँकि बेलन में दोनों साइड का एरिया बराबर होता है और तो एरिया भी बराबर इधर है, तो एरिया के परपेंडिकुलर यह वेक्टर है, A वेक्टर हो गया। और जो फ्लक्स φ1 है वह बाहर की तरफ आ रहा है और चूँकि इस सतह पर जो फ्लक्स होगा वही फ्लक्स इस सतह पर भी होगा, φ1। और यहाँ पर जो वक्र पृष्ठ है उस वक्र पृष्ठ पर मान लेते हैं कि फ्लक्स φ2 पास कर रहा है। अब यहाँ पर एरिया भी हम मान लेते हैं, इस वक्र पृष्ठ का एरिया मान लेते हैं हम A2, वक्र पृष्ठ का एरिया भी A2 मान लेते हैं। तो इस प्रकार से खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फ्लक्स, खोखले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ पर फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा φ1 प्लस φ1 यह हो जाएगा और दूसरा φ1 ये और प्लस φ2, तो φ1 प्लस φ1 प्लस φ2। फ्लक्स φ1 इसलिए बराबर होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगी। अगर यहाँ क्योंकि चार्ज जो है पूरा बेलन पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो यहाँ पर φ1 यानी 2φ1 प्लस φ2, यह टोटल फ्लक्स φ हो जाएगा। अब यहाँ पर हमको वैल्यू दिया हुआ है कि खोखले बेलन के भीतर आवेश दिया हुआ है, आवेश Q को मान दिया हुआ है, यानी Q इक्वल टू दिया हुआ है आवेश 17.7 इंटू 10⁻12 कूलम दिया हुआ है और जो फ्लक्स φ दिया हुआ है वक्र पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स यानी φ2 का मान दिया हुआ है 1.5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और तो यहाँ पर हम यह जानते हैं कि φ इक्वल टू टोटल फ्लक्स φ इक्वल टू होता है Q अपान एप्सिलॉन नॉट। तो Q अपान एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल फ्लक्स φ जो हो जाएगा वह इस फ्लक्स के बराबर हो जाएगा, क्योंकि गॉस के प्रमेय से, गॉस के नियम से
हम ये जानते हैं कि फाई इक्वल टू टोटल फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर दिस इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर जो फाई हो जाएगा, फाई जो होगा वो क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर हो जाएगा। दिस इक्वल टू हो जाएगा 2φ1 प्लस φ2। तो अब यहाँ पर हम Q की वैल्यू दी हुई है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम जानते हैं और φ2 हमको दिया हुआ है, इस φ1 का वैल्यू निकालना है। तो Q इक्वल टू दिया हुआ है 17.7 इंटू 10⁻⁻12 कूलम अपान एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। दिस इक्वल टू हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ φ1 प्लस φ2 की वैल्यू दिया हुआ है 1.5। तो दिस इम्प्लाइज हम इसको लिख सकते हैं 10⁻12 कट जाएगा, बचेगा हमारे पास 17.7 अपान 8.85। दिस इक्वल टू 2φ1 प्लस 1.5। अब यहाँ पर हम इसको भाग देंगे तो 17.7 और 8.85 से, तो ये लगभग 2 बार, अगर तो 2 पंचे 10, 0, यहाँ पर 17.7 को 7.70 भी लिखा जा सकता है। अब 2 बार जाएगा, लगभग 2 पंचे 10, 2 8 16 17, 2 8 16 के 17, तो यह कैंसिल हो जाएगा, तो 2 बार लगभग जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ हो जाएगा 2 इक्वल टू 2φ1 प्लस 1.5। दिस इम्प्लाइज 2φ1 दिस इक्वल टू, इसको इस साइड में ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, मतलब 2 माइनस 1.5 और इस प्रकार से हो जाएगा 2φ1 इक्वल टू 2 माइनस 1.5 बचेगा 0.5। दिस इम्प्लाइज φ1 इक्वल टू हो जाएगा 0.5 अपान 2, या इसको लिखा जा सकता है 0.2, 2 दूनी 4, फिर बचेगा 1, 0.25। अब φ1 इक्वल टू 0.25। यह जो है फ्लक्स हमारा है, और फ्लक्स का मात्रक जो होता है वह न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो यह जो φ1 है, मतलब φ1 जो हमारा है वह इस पृष्ठ से है, बेलन के जो समतल पृष्ठ है, समतल पृष्ठ से किसी एक समतल पृष्ठ φ1 जा रहा है, तो φ1 की वैल्यू जो है यहाँ से निकल जाएगी। तो समतल पृष्ठ से जो संबद्ध फ्लक्स हो जाएगा, यानी समतल पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स φ1 दिस इक्वल टू हमारा 0.25 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम अगला न्यूमेरिकल लेते हैं। एक अनंत रेखीय आवेश 2 मीटर दूरी पर 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम का वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो रेखीय आवेश घनत्व का मान ज्ञात करना है। अब हमारे पास यह दिया हुआ है कि एक रेखीय आवेश यानी लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश जो है क्या कहते हैं, है मतलब कि एक लंबा वायर है, उस पर चार्ज Q यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है, पूरा वितरित किया हुआ है। अब यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर हमको वैद्युत क्षेत्र जो है दिया हुआ है और हमको रेखीय आवेश घनत्व निकालना है। तो रेखीय आवेश घनत्व का जो फार्मूला होता है वह होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में कुछ इस प्रकार है। पहले हम इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। जो r दूरी दिया हुआ है इस लीनियर रेखीय आवेश से, यानी इस वायर से r दूरी पर,
तो जो दूरी दिया हुआ है r=2 मीटर दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड E जो दिया हुआ है, वैद्युत क्षेत्र E दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। तो इस रेखीय आवेश से r दूरी पर हमारा फार्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है E=λ/2πε0 इंटू r। तो इस फार्मूले से हम यहाँ पर लैम्डा को निकाल सकते हैं। लैम्डा यहाँ पर रेखीय आवेश घनत्व है, यह लैम्डा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ पर दिया हुआ है 4.5 इंटू 10⁴, दिस λ/2πε0 इंटू r यानी 2 मीटर इंटू 2। तो अब हम इसको कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज λ/4πε0 4.5 इंटू 10⁴, क्योंकि 2 दूनी 4 हो जाए, 4πε0 λ/4πε0 4.5 इंटू 10⁴। तो चूँकि यहाँ पर अब हम जानते हैं कि लैम्डा इंटू 1/4πε0 जो होता है 9 इंटू 10⁹ के बराबर होता है, तो लैम्डा इंटू 9 इंटू 10⁹ लिख लेंगे, और दिस हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁴। अब यहाँ से फिर लैम्डा हो जाएगा 4.5 इंटू 10⁴ अपान 9 इंटू 10⁹। तो यहाँ पर 4.5 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 45 इंटू 10⁻³ अपान 90 इंटू 10⁸। तो ये 45 दूनी 90 हो जाता है, दिस = 1/2 इंटू 10⁻³ - 8। अब यह हो जाएगा 1/2 इंटू 10⁻⁻⁵। तो यहाँ पर 1/2 इंटू 10⁻⁵ आया, या इसको हम लिख सकते हैं 0.5 इंटू 10⁻⁵। और ये जो हो जाएगा, इसका मात्रक, लैम्डा का मात्रक होता है कूलम पर मीटर, कूलम पर मीटर। तो हमारा लैम्डा का मान जो हो जाएगा 5.5 इंटू 10⁻⁵, या फिर इसको अगर हम 5 के टर्म में इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, लैम्डा = 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 10/10 ऊपर आएगा तो -5 - 1 -6 हो जाएगा। तो लैम्डा = यही आंसर आ जाएगा हमारा। लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व है। अब हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है, एक स्क्वायर दिया हुआ है, और उस स्क्वायर के कॉर्नर यानी कोनों पर आवेश दिए हुए हैं, और उनके साइड यानी भुजाओं के मध्य बिंदु पर भी आवेश दिए हुए हैं। तो इनके कारण बिंदु P पर कुल विभव की गणना करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बिंदु P पर साइड इसके 2D दिया हुआ है, तो यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस हो जाएगा D, और ये डिस्टेंस हो जाएगा D, और यह जो डिस्टेंस होगा, अगर ये D है और ये D है, तो ये हो जाएगा भुजा रूट
टू, यानी डी रूट टू, मतलब जितने भी साइड के डिस्टेंस हैं डी रूट टू, विकर्ण जो है डी रूट टू, यह भी हो जाएगा डी रूट टू। तो अब यहाँ पर चूँकि हमको P पॉइंट पर विभव निकालना है, तो सभी आवेशों के कारण जो विभव होता है वह P बिंदु पर कुल जो विभव होगा वो सभी विभव के योग के बराबर होता है। तो हम हर आवेश के कारण P बिंदु पर विभव निकालेंगे और उनका योग कर देंगे, उनको जोड़ देंगे, तो हमें पूरा टोटल विभव ज्ञात हो जाएगा। तो इस प्रकार से बिंदु P पर जो विभव होगा वह V ऑफ P इक्वल टू हो जाएगा -4q चार्ज के कारण विभव। तो विभव का फार्मूला जो होता है वह होता है V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई R। R दूरी पर Q आवेश के कारण विभव का फार्मूला ये है। तो हमको V ऑफ P निकालना है, तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, हम -4q चार्ज के कारण हो जाएगा -4q अपान डिस्टेंस डी रूट टू, -2q चार्ज के कारण -2q अपान डी, फिर +q चार्ज के कारण q बाई डी रूट टू, फिर -5q चार्ज के कारण +5q अपान डी, यह डिस्टेंस d है, यह भी d है, और +4q चार्ज के कारण 4q अपान डी रूट टू, प्लस -2q चार्ज के कारण -2q अपान डी। अब -2q के बाद आएगा -q चार्ज के कारण प्लस ऑफ -q चार्ज के कारण -q अपान डी रूट टू। अब बचा लास्ट फाइनल +5q चार्ज के कारण प्लस ऑफ 5q अपान डी। इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारा विभव P बिंदु पर निकल आएगा। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, अब यहाँ पर डी रूट टू और डी रूट टू ये 4 बार आए हैं, इनको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे। -4q और इसके कारण -4q में +q जुड़ जाएगा, -3q आ जाएगा, -3q और +4q, -3 + 4 यानी +1q हो जाएगा, और +1q और +q अपान डी रूट टू, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं -4q अपान डी रूट टू +4q अपान डी रूट टू, यह कैंसिल हो जाएगा, और q अपान डी रूट टू q अपान डी रूट टू से कैंसिल हो जाएगा, यह कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर -5q अपान डी प्लस 5q अपान डी है, तो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर अब बचेगा -2q अपान डी और प्लस ऑफ -2q अपान डी, इसको यहाँ पर लिख लेंगे -2q अपान डी माइनस ऑफ 2q अपान डी। दिस इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू माइनस माइनस ये ऐड हो जाएंगे, -4 माइनस का माइनस ऑफ 4q माइनस ऑफ 4q अपान डी, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, बिंदु P पर विभव यानी V ऑफ P इक्वल टू हो जाएगा -4q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। 4 से 4 कट जाएगा,
यह बचेगा माइनस ऑफ क्यू अपान पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। ये हमारा आंसर हो जाएगा।